हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको पता है हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू की सीरीज़ को चलाए हुए हैं, जो कि आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट हो या लेखा लिपिक हो या कॉमर्स की अल्टी की हो या अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसकी कुछ सीरीज़ में 4 सीरीज़ पहले डाल चुका हूँ। ये 5वीं सीरीज़ यहाँ पे है, पार्ट 5 है। और पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है अकाउंटिंग एमसीक्यू के नाम से, तो आप उस पर जाके उनको क्वेश्चंस को देख सकते हैं। लगभग वो 60 से 70 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का और अकाउंटिंग के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हेनरी फेयोल इज नोन फॉर। हेनरी फेयोल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। हेनरी फेयोल हमारे क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल ने दिया था। और जो दूसरा हमारा एक टेलर ने दिया था, टेलर ने दिया था हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था हमारे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्होंने। और हेनरी फेयल ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज हैविंग नॉट मोर देन वन। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड का समझने से पहले कमांड समझना ज़रूरी है। कमांड का मतलब आप सभी को पता है, जैसे जो जिसका कंट्रोल रहता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल इज कॉल्ड कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि जितने भी सबऑर्डिनेट हैं किसी एक जो मैनेजर है उसके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, तो उनको कमांड सिर्फ उसी मैनेजर से जानी चाहिए। यानी कि यूनिटी होनी चाहिए उसमें कमांड में। ऐसा नहीं है कि एक, जैसे आपने बात करी एक डिपार्टमेंट की, जैसे मैं सेल्स की बात करता हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो सेल्स डिपार्टमेंट बाई चांस सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर ही उनको सारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको कमांड दे, यानी कि उनको आदेश दे कि आपको क्या करना है। अगर इसमें डिस्क्रिमिनेशन, इसमें अगर अलग अलग तरह के जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे कमांड देने लग जाएं, तो इसमें एक तरह से क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे समझाया गया है जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक ये भी है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हमारा एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही बॉस से हमें यहाँ पे जो कमांड है, जो भी निर्देश हैं, दिशा निर्देश, सब कुछ मिलने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बॉस। थर्ड क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बिन प्रोपाउंडेड बाई। एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी। मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे हैं, तो इसका सही आंसर है मैकग्रेगर ने यहाँ पे ये थ्योरी दी थी। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है मैस्लो। मैस्लो की तो कौन सी है आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। नीड हायरार्की थ्योरी यहाँ पे मैस्लो ने दी थी। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी। और आउची ने भी मोटिवेशन की थ्योरी दी है। एक्स जो हर्जबर्ग थे उन्होंने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें 2 फैक्टर यहाँ पे होते थे, एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, एक हाइजीन फैक्टर होता है। तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं इसमें हर्जबर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैकग्रेगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन हैज़ द फॉलोइंग फीचर। यानी कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, जैसे हम बोलते हैं ना, जनरल भाषा में बात करते हुए हम बोलते हैं कि ये बंदा दूसरे बंदे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन जारी रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट करते रहना। और इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए, कोऑर्डिनेशन एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल 2 डिपार्टमेंट हैं, इफेक्टिवनेस हम समझने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेशन की। एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके साथ नहीं रहेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट अपना जो सेल्स का डेटा है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में नहीं दे पाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हमारी सेल्स के रेशियो में ज़्यादा हो सकती है और वो हमारा स्टॉक पड़ा का पड़ा रहेगा।
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हमारे जो मैनेजमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग के टर्म से, तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर डेटा सेल्स के पास नहीं जाएगा तो कितना यहाँ पे माल हमारा क्या गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक्चुअल जब डेटा नहीं है तो किस हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये पूछा गया। देखिए कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया तो ख़त्म बात, ये नहीं होता। टाइम टू टाइम हर एक छोटी चीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में। और दूसरा है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा वर्टिकल फॉर्म में जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कमांड होती है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। फिर है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन का जो वे होता है वो होता है। और फोर्थ हमारा आता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी प्रकार के जो हमारे ये फीचर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के अंदर होने चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। तो ये तो हमारा था 4th नंबर का क्वेश्चन। अच्छा 5th क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैरियर इन कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन तो आप सभी ने पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, एक सेंडर होता है, सेकंड हमारा रिसीवर होता है, दो पार्टी जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं। इसमें हमारा डिकोडिंग होती है, पहले इनकोडिंग होती है, उसके बाद डिकोडिंग होती है, फिर फीडबैक होती है। तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता है कि नहीं। और ऊपर भी जो मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी हमारे कम्युनिकेशन की प्रोसेस के द्वारा ही पूरी होती है, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट करते हैं हम एक दूसरे से वाया टेलीफोन, वाया ओरल, है ना, और उसके अलावा और भी वेज होते हैं, तो ये सारी हमारी कम्युनिकेशन में आती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, नॉट कौन सा नहीं है इफ़ेक्टिव जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर के तौर पे, कौन सा हमारा बैरियर नहीं है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नॉइज़ तो हमारा बैरियर होता ही होता है, ठीक है। अफेक्शन भी हमारा वेरियर होता है, फियर एंड डिस्ट्रस्ट भी हमारा वेरियर होता है, क्योंकि देखिए नॉइज़ तो होता ही है और अफेक्शन भी होता है। फियर एंड डिस्ट्रस्ट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो आप अपनी बात को नहीं कह पाओगे वहाँ पे, तो इसलिए फियरलेस होना ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और लास्ट हमारा परसेप्शन। देखिए परसेप्शन यहाँ पे एक वेरियर के तौर पर नहीं है, क्योंकि परसेप्शन में होता क्या है, परसेप्शन हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता था, ठीक है। मेरा परसेप्शन किसी थिंग को लेके अलग हो सकता है, मैं कि उस चीज़ को किस नज़रिए से देखता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। तो आपका वही चीज़ को देखने का नज़रिया कुछ और हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, चीज़ों को परसीव करने का उसका अलग अलग मेथड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे परसेप्शन को हम एक बैरियर नहीं कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो इसका सही आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी, परसेप्शन। 6th क्वेश्चन है ए कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिटेड शेयर। देखिए कंपनी एक पहले तो क्या करती है, इश्यू करती है शेयर को क्यों इशू करती है, हमने कैपिटल को रेज करने के लिए, ठीक है, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वो अपने शेयर्स को इशू करती है ताकि लोग उनके शेयर्स को ख़रीदें और उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उसके बाद होता क्या है, शेयर को इशू करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर की जो अमाउंट होती है, जो उसकी कॉल मनी होती है, उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया जाता है, यानी कि उसके जो शेयर हैं उसका हरण कर लेते हैं, यानी कि उनको हम ज़बरदस्ती या एक तरह से हम कह सकते हैं कि छीन लेते हैं कंपनी। तो इसको शेयर का फॉरफिट करना बोलते हैं। तो फॉरफिट करने के बाद कंपनी क्या करती है, उसको दोबारा से इशू करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ABC थे, ठीक है, तीन लोग थे, A एंड B एंड C। A एंड B ने तो ठीक है इंस्टॉलमेंट सब कुछ टाइम टू टाइम दिया, अपना कॉल मनी सब कुछ पेमेंट कर दिया, लेकिन B यहाँ पे पेमेंट करने में जो है असफल हो जाते हैं। इनको नोटिस देने के बाद भी, नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी ये अपनी कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इनके शेयर को क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। फॉरफिट करने के बाद कंपनी वही शेयर जो फॉरफिट किए गए थे तो उनको इश्यू करती है, उसको दोबारा इश्यू करेगी। उसको दोबारा इश्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि किस पर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर को हम 3 तरीके से इश्यू करते हैं बेसिकली। प्रीमियम पे कर सकते हैं, फेस वैल्यू पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से उस पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों मेथड होती हैं कि हम यहाँ पे प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, फेस वैल्यू पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हम कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं, कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए किए जाते हैं, जैसे मोर देन 1 ईयर के लिए जो किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो हमारे एसेट पे जो खर्चे किए जाते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और डे टू डे एक्सपेंसेस को इनकट करने के लिए, मीटअप करने के लिए जो हमारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू हमारे बेसिकली हमारे जो वर्किंग कैपिटल है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि एसेट से रिलेटेड जो फिक्स एसेट है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ द मशीनरी। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो आपकी प्लान जो आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। और ये एक बार लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए नहीं बल्कि आपको शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए करना पड़ता है। इसको आप 3 मंथ्स यानी क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो प्लानिंग है, जो प्लान आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। 6 मंथ्स का भी इसका प्लानिंग होता है और 1 ईयर का भी इसका प्लानिंग होता है। यानी कि इतना टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, अपनी इंस्टॉलमेंट को जमा कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं। तो ये हमारा किसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। दूसरा टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ लीगल एक्सपेंसेस आप टाइम टू टाइम बेयर करते हो और टैक्सेस भी आप साल में एक बार देते हो। उसके अलावा अदर टाइप के टैक्स जो हैं उनके रिटर्न भी भरने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो ये भी हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होता क्योंकि ये भी किसी प्रकार के कैपिटल एसेट में यहाँ पे खर्चा नहीं किया गया है। थर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा जो कैपिटल एसेट होता है उस पे लगता है, लेकिन उसको परचेज करने के लिए नहीं बल्कि उसकी जो डे टू डे हमने उसका यूज किया है तो उस पर उसके डे टू डे जो वैल्यू उसकी डिक्रीज होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। तो ये किसी तरह का हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं है। तो कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ द मशीनरी, बिल्कुल ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि कस्टम ड्यूटी हमारे बॉर्डर पर लगती है और हमने इंपोर्ट क्या की है, मशीनरी जो हमारी फिक्स एसेट होती है। तो इसको परचेज करने के लिए हमने जो इंपोर्ट ड्यूटी दी है तो उसको हम किस में डालेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया है 21,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है 18,000 और वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट सेल भी। यहाँ पे निकालना क्या है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। देखिए प्रॉफिट यहाँ पे एक तो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, एक हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फंडा होता है, सारे ईयर का जो प्रॉफिट है उनको आपने प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है। सारे ईयर का जितने भी ईयर दिए हैं उनका आपको प्रॉफिट प्लस करना है, नंबर ऑफ द ईयर से आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास निकल के आता है एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया गया रहता है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट होती है और साथ में आपको 10% 12% जो भी रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है वो दिया रहता है। तो जितना भी आपको रिटर्न मिला वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे ये गुडविल निकालना है, यहाँ पे गुडविल हमें निकालना है, किस मेथड से निकालना है, यहाँ पे तीन चार मेथड यहाँ पे होती हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट मेथड होती है, इसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड होता है और एक और इसका मेथड होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना कैसे है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना, ए ऐसे याद कर लेना, ए पहले आता है, ठीक है, ए अल्फ़ाबेटिक वाइज भी पहले आता है, ठीक है। तो ए को पहले आ जाएगा और नॉर्मल एन बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक वाइज, तो एन बाद में आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। और निकाल के देखते हैं कितना आता है। सुपर प्रॉफिट अपने पास आ गया निकल के 21,000 माइनस 18,000, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, के लिख देते हैं, चलो के। तो हमारे पास कितना निकल के आता है, ये हमारे पास निकल के आएगा 3K अपने पास क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया, अभी गुडविल नहीं निकली है, सुपर प्रॉफिट निकल के आया 3K। अब इस 3K को जो हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल के आया है 3K 3,000 यानी कि, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 3 ईयर्स, जितने ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे दिया होगा तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3K × 3 = 9K। तो ये हमारा क्या आ गया,
गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, बी 9000 आपका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोऑपरेटिव ऑडिटर स्टार्ट हिज वर्क ऑफ ऑडिट फ्रॉम। देखिए कोऑपरेटिव ऑडिटर हमारा हमेशा जो स्टार्ट करता है ऑडिट का काम, वो ध्यान रखना कैश बुक से स्टार्ट करता है। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है, हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको सारे आपको क्राइम करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, लर्न तो करना पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा बेसिकली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 होता है। ठीक है, 6 हमारा होता है किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए होता है, और आपका 19 होता है लीज के लिए, और इसी तरह से ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दिए गए हैं, तो इनको आप देख लेना कौन सा स्टैंडर्ड किसका है। ठीक है, बहुत आपको इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज ए बॉडी कॉर्पोरेट बिकम कैपेबल फोर्थविथ ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ कंपनी। ये बोल रहा है कि एक जो हमारी कॉरपोरेट होती है, यानी कि ये कंपनी होती है, वो अपना काम कब से स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, अपने जो कॉरपोरेट जो अपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसको कब से स्टार्ट कर सकती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑन फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम, सॉरी ये नहीं होता है, यहाँ पे जब सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है तो उसके बाद काम करने की इजाज़त मिलती है, ऑन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक सेकेंड सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो अपने क्या एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपकी, ये तो बात थी हमारी प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के केस में कब होता है, इसको आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पब्लिक कंपनी अपने जो अपनी जो एक्सरसाइज ऑफ वर्क है उसको कब से स्टार्ट कर सकती है, इसको आप मुझे बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोहंग स्टील कंपनी, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। पोस्को जिसको बोलते हैं, इसका ओरिजिनली बेस कहाँ पे है, तो ये है साउथ कोरिया में, इसको आप ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द 7S मैककिन्सी मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, इसमें से 7S यहाँ पे हैं, तो कौन सा S नहीं है, तो स्टैंडर्ड S फॉर स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड यहाँ पे इनकी थ्योरी में नहीं है, इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, एग्रीगेट प्लानिंग इम्प्लाइज ऑपरेशनल प्लानिंग कंसर्न विद डिटरमाइनिंग फर्म्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सेकंड है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज़। और आपको इनको क्या करना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको कौन से स्टेटमेंट सही लग रहा है। देखिए, एग्रीगेट प्लानिंग एम्प्लाइज ऑपरेशनल प्लानिंग कंसर्न विद डिटरमाइनिंग ए फर्म्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, यानी कि एग्रीगेट जहाँ पे आ गया, एग्रीगेट का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना, सब कुछ सम्मिलित कर लेना। तो एग्रीगेट में होता ही है कि आपको किस में करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी देखना पड़ता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी देखनी रहती है और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करना पड़ता है, इसको बेस बना के आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये आपका क्या होता है, एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक है, एक तो जनरल प्लानिंग होती है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, लेकिन एग्रीगेट प्लानिंग में हम 2-3 एलिमेंट को साथ में रखकर प्लानिंग करते हैं, तो ये हमारा एग्रीगेट प्लानिंग होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, बिहेवियर मोडिफिकेशन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉय। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर होता है, बिहेवियर मोटिवेशन होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है किससे, रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉय से। इस क्वेश्चन को ज़रा देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि ये डिपेंडेंट यहाँ पे होना चाहिए, है ना, डिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट की जगह पे। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया या ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोटिवेशन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमारे किससे होता है, हमारे एम्प्लॉय के, हमारे जो बिहेवियर के
मॉडिफिकेशन से होता है, क्योंकि जनरल सी बात है, अगर हमको किसी जगह पे ज़्यादा सैलरी मिलती है, अच्छा हमें यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है, सब फैसिलिटी अच्छी है, तो हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। हम खुश रहेंगे और हमारा सबके साथ अच्छा बर्ताव रहेगा। लेकिन यहाँ हम ऐसी जगह पे कहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत कम सैलरी है, लेकिन हमें क्या है, विभिन्न प्रकार के काम करवाए जाते हैं, या अलग अलग टाइप से हमें जो एक तरह से कहते हैं ना शोषण किया जाता है, वो किया जाता है, तो आप एक तरह से चिड़चिड़े हो जाएंगे, है ना। आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये डिपेंडेंट होना चाहिए, इसको सही कर लेना। डिपेंडेंट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर द एम्प्लॉय की रिवॉर्ड से ये डिपेंडेंट है बिल्कुल। तो ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, वन ओनली, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। एक फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। या आप इसको अदर वे में देखें तो डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट जब कर लेंगे तो आपका दोनों राइट हो जाएंगे, नहीं तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अच्छा, क्वेश्चन के बीच में बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह का कोई ये PDF आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको, है कि नहीं। मैंने अभी पोस्ट नहीं किया हुआ वहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे PDF दे दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। देखिए, प्लानिंग प्रोसेस में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए पहले हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस। इस चीज़ को दिमाग में एकदम बैठा के चलना है। स्वॉट एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, अब S4 होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। W4 होता है वीकनेस, O4 होता है अपॉर्चुनिटी, और ये T4 होता है थ्रेड्स, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारी क्या क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हमने नया ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनाया हुआ है, तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए, नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ अपने पास क्या क्या है वो चीज़ का एनालिसिस करेंगे। वीकनेस अपनी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों पे हमें वर्क करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें कल के दिन में हमें लॉस दे सकती है, तो इस चीज़ को हम वीकनेस बोलते हैं। थर्ड, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि एक ऑप्शन के बदले दूसरे ऑप्शन को चूज करना। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या कर सकते हैं हम, कौन से ऑप्शन को हम गिरा सकते हैं, कौन से ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं जिससे बेटर हमारा परफॉर्मेंस रहे, बेटर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रहे, तो उसको अपॉर्चुनिटी देखेंगे। थ्रेट्स, उस अपॉर्चुनिटी को जो हमने चूज किया उसके बाद उस पर क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उस पर कठिनाइयाँ आने वाली हैं, तो उसका एनालिसिस कहता है स्वॉट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद सेकंड में आता है हमारा इनपुट्स, ठीक है। हमने पूरा एकदम पायलट सर्वे कर लिया, हमने एक तरह से स्वॉट एनालिसिस कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट इन द सेंस, अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ इनपुट्स यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन करेंगे, उस जो इनपुट थे उनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। वो इनपुट एक तरह से ऑप्शंस हो गए, ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हो गए, उनको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, उसको रास्ते को हमें खोलना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। थर्ड हमारा एग्जीक्यूशन। और लास्ट है इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है कि हमारे जैसे हमने दो ऑप्शन चूज किए, ए एंड बी, ठीक है, और एक हमने किया सी। देखिए, हमने ए ऑप्शन हम चूज कर चुके हैं, ओके, हमारा माइंडसेट बन गया है, हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट हमने कर लिया है कि हमें ये ऑप्शन पे काम करना है। लेकिन हम इन ऑप्शन को बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अल्टरनेटिव, इसके जो अल्टरनेटिव इन द सेंस कि इसके बदले में जो यूज हो सकते हैं उसका भी हम इवैल्यूएशन करेंगे। यानी कि सी का भी हम कुछ इवैल्यूएशन करेंगे, बी का भी इवैल्यूएशन करेंगे। हो सकता है कि हमें बी और सी से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिले, ज़्यादा इफ़िशियंसी हमें मिले। तो इसका सही करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, 4 1 3 2। तो आप देख सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसको बोलते हैं SEZ। ये इनकम टैक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे इसके कुछ जो डिडक्शंस है वो यहाँ पे दी जाती है SEZ के अंदर। तो इसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा आपका सही नहीं है बोल रहा है। देखिए,
नो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ द कार्गो फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बाई कस्टम्स अथॉरिटी, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी आर अलाउड, नो परमिशन फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है जो कार्गो हमारे कार्गो के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं उनका, ठीक है। जो कार्गो हमारे कार्गो के जो हमारे कार्गो इन द सेंस जहाँ पे हम कमर्शियल माल जो लोड किए करके जाता है उसको कार्गो बोला जाता है, तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम अथॉरिटी चेक करती है, उसको बोलते हैं रूटीन चेकअप ऑफ कार्गो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय कस्टम्स अथॉरिटी। तो उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है, चाहे सेज हो या अदर कोई बिजनेस हो, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन होता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हमारे सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का निर्माण करते हैं, ठीक, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे आपने ब्रेंट इंडेक्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, ये क्रूड ऑयल का होता है, ठीक है। जो क्रूड ऑयल हमारे जो खाड़ी के देशों से ऑयल निकल के आता है, तो उसमें एक इंडेक्स होता है उसको मेज़र करने का, तो उसको बोलते हैं ब्रेंट इंडेक्स, राइट। 19 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो पहला पढ़ते हैं, इट इंडिकेट्स द फैक्टर विच टेंड टू रिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ ए एडवाइजरी बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, बिल्कुल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्लान। देखिए तीन तो क्लियर कट आपको दिख रहे हैं, सही हैं, ये एंड ये, लेकिन ये वाला कुछ जमता नहीं है, तो इसका यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है प्लानिंग कमीशन के परिप्रेक्ष्य में। लास्ट क्वेश्चन है आज का 20वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज ट्रू। आरबीआई तो आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, RBI is the regulator of banks and security market in India, RBI starts functioning from 1870, none of the above। यहाँ पे देखो 1870 में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। RBI इज द रेगुलेटर, बिल्कुल बैंक का रेगुलेटर होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है ये। उसके अलावा RBI मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके लिए हमारे फॉरेक्स होते हैं, ठीक। इसके लिए आरबीआई नहीं काम करता, आरबीआई की फंक्शनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नहीं होती है। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है एक सेकेंड, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज ट्रू। आरबीआई इज रेगुलेटर बैंक्स एंड सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया, आरबीआई स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे मैं सोचा था कि ये नॉट ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ट्रू वाला बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी, इसका तो सेबी होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि सिक्योरिटीज़ बोल दिया तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है, सेबी, ठीक है। और आरबीआई फंक्शनिंग वाला भी ये गलत है। और उसके अलावा आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, आरबीआई मेंटेन करता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इन द सेंस कि एक रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे जो एक्सचेंज है करेंसी के टर्म्स में, तो उसके लिए एक रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई को। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिक्योरिटीज़ नहीं दिया होता, ठीक है, बैंक्स दिया होता, तो ये हमारा राइट आंसर होता। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसकी पीडीएफ मैं फिर से बता देता हूँ, आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगा, और जिससे आपकी ये तैयारी और अच्छे से हो सके। कुछ और सीरीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।